नेपाली में करूँ कि ये जुमला नहीं होता बढ़िया बोलते हैं बहुत बहुत स्वागत वहाँ तो नेपाली पनि बहुत और बड़ी खुशी हुई हमारे पार्टी ऑफिस में आए और हमारे साथियों के बीच में भारत की किसान आंदोलन, भारत के समाजवादी आंदोलन और समाजवादी आंदोलन की संभावनाओं के ऊपर आपने जो कहा वो बहुत ही महत्वपूर्ण बातें करी आप, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और आभार करता हूँ कि आप लोगों ने यहाँ आया और इस समय दरअसल नेपाल और भारत के समाजवादियों का अगर संबंध कहे तो जब से भारत में समाजवादी आंदोलन शुरुआत हुई तो उसका सीधा प्रभाव नेपाल में पड़ा। यहाँ राणाशाही थी तो उसके खिलाफ एक मुक्ति सेना बनी, जिस मुक्ति सेना का गुरिल्ला लड़ाई छापामार वह ट्रेनिंग 3 भारतीय समाजवादियों ने दिया। एक थे शिव सक्सेना, एक थे कुलदीप झा और एक चटर्जी थे बंगाल। इन तीनों ने यहाँ के जो जनमुक्ति सेनाएं थी उन्हें तालीम दी और लड़ते लड़ते कुलदीप झा कुशहा घाट में नेपाल के भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई में नेपाल के लोग भी काफी लड़े। ये शुरुआत की रहा है। फिर जिस वक्त फिर राजशाही थी, यहाँ लोकतंत्र नहीं था, उस वक्त भी लोकतंत्र की लड़ाई में भारत के समाजवादियों ने उनका बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रहा और जिससे नेपाल में लोकतंत्र संभव हुई। वहाँ कम्युनिस्टों का भी भूमिका रहा, समाजवादियों का भी रहा और लोगों का भी रहा। फिर यहाँ लोकतंत्र खत्म हो गई, राजशाही फिर से लौटी, राजा जाने लगे। तो उस वक्त सेना और पुलिस दोनों को मिलाकर एक यूनिफाइड कमांड बनाया गया और उस यूनिफाइड कमांड जो है पूरी नरसंहार जगह जगह में करती जा रही है। तो उस वक्त यहाँ नेपाल से हमें भी भारत में करीब करीब 7 साल रहे, वहाँ बेस होकर के पटना बिहार खासकर, तो वहाँ भी और वही बेस है जिसके आधार पर हम लोगों ने यहाँ मधेश जन विद्रोह, बहुत बड़ी भीषण लड़ाई हुई। तो भारत के समाजवादियों के साथ बहुत अच्छी दोस्ती, आपके मित्र थे यहाँ बैठे थे, किशन पटनायक जी, बहुत सारे लोग, और वहाँ के समाजवादियों से काफ़ी ताल्लुकात रहा, दोस्ती रही, साथ साथ चले। और मुझे लगता है कि मैं जो 7 साल वहाँ रह करके इधर की संघर्ष की तैयारियाँ की तो उसमें समाजवादियों का बहुत बड़ी भूमिका रही भारत में, और उनसे रही। अब रही बड़ी प्रसन्न की बात है लोहिया जी का नेपाल के प्रति बहुत बड़ा स्वभाव लोकतंत्र के प्रति और समाजवाद के प्रति रहा है। जब वो भारत छोड़ो आंदोलन में 1942 में जयप्रकाश जी वो हजारीबाग से निकले तो सौंपने के लिए नेपाल आए। तो उस वक्त नेपाल में जो अभी कोसी टप्पू कहा जाता है, कुशहा, जहाँ हमारे गांव ही का है,
वहां आकर के उन लोगों ने ठहरे और एक आजाद दस्ता बनाए। एक प्राइवेट, इस वक्त रेडियो स्टेशन जो मोबाइल था, सर नेपाल में वो पहली बार आया था, तो चलाते और भारत वहाँ ट्रेनिंग होती थी। तो यहाँ तो शासन था राणाओं का, और राणा जो था भारत के अंग्रेज का कहिए, वो उसी के वफादार थे। इन्होंने गिरफ्तार करके राणाओं ने हनुमान नगर जेल में कैद कर दिया और वो भारत सरकार को सुपुर्द करने की तैयारी हो रही थी। तो यहाँ के लोगों ने वाद सप्तरी का, वहाँ के लोगों ने, गांव के लोगों ने उस जेल पे आक्रमण करके, जेल तोड़ करके उन लोगों को आजाद करके और बॉर्डर के उस पार तक पहुंचा रहे थे। जिसमें आपको जो नाम में बहुत सारे जयप्रकाश नारायण लगाए, सब लोग, लोहिया जी, सारा लोग थे। तो इससे क्या हुआ है कि भारत के समाजवादियों का रिश्ता और नेपाल के समाजवादियों का, लोकतंत्रवादियों का रिश्ता बहुत ही पुरानी और मजबूत रही, समय समय में हर और एक जगह। अब जैसे कि अब समाजवाद की बातें आपने वही कही, हमने भी वो देखा कि लोहिया की खासियत जो मैंने देखी, लोहिया से पहले जितने भी समाजवादी आए उनका नजरिया वेस्टर्न थी। समाजवादी ज्यादातर लोग मार्क्सिस्ट थे, अभी भी। उनका नजरिया केवल क्या था कि वर्ग संघर्ष के द्वारा ही समाजवाद में जाया जा सकता, और भी कम्युनिस्ट पार्टियां वही कर रही। लेकिन लोहिया की खासियत क्या रही जिससे काफी लोग प्रभावित हुए कि वो, ये जो समाज है हमारी नेपाल की, हिंदुस्तान के भी समाज तो वही है, इस समाज में सिर्फ वर्ग ही नहीं है, यहाँ वर्ण भी है। जो वर्ण यूरोप और उस तरह की पश्चिमी दुनिया में नहीं दिखाई, कहीं कोला गोरा काला रंग है एक तरफ, लेकिन यहाँ वर्ण भी है। जो वर्ण है तो ऊंची जाति और नीची जाति भी, और जब हम शोषण से मुक्ति की बात करते हैं तो सिर्फ वर्ग से नहीं, वर्ण से भी टकराए, और उसको भारतीय या कहिए इस एशियाई प्रसंगों में लोहिया ने समाजवाद का जो उन्होंने व्याख्या किया, उन्होंने वर्ग वर्ण भी, और हमारी समाज में सिर्फ वर्ग संघर्ष नहीं है, वर्ण संघर्ष, यानी जो दलित है वो भी, सत्ता तो छोड़ दीजिए, शिक्षा, संपत्ति और शक्ति से हमेशा वंचित किया। बहुत बड़ी जनता यहाँ पर 15% लोग जो दलित में आते हैं। फिर महिलाएं की अवस्थाएं अलग। फिर यहाँ हमारे यहाँ करीब करीब 100 के आसपास एथनिक ग्रुप्स, जातियां हैं, और कास्ट में जाए तो कितना है बहुत ज्यादा, 100। लेकिन जब हम सत्ता, शक्ति और स्रोत पे अधिकार को देखते हैं आज, तो जो अल्पसंख्यक है वही 12-13% के आसपास है, उनका प्रभुत्व सत्ता में, शक्ति में, स्रोत और साधनों में सैकड़ों वर्ष से रहा है, और आज भी है। और वो तबका जो दलित है, महिलाएं हैं, पिछड़ा वर्ग है,
और जिसको हम लोग तराई में रहने वाले लोगों को यहाँ मधेसी कहते हैं, वो मधेसी है, जनजाति है। यहाँ देखते आप देखते हैं बगल में हमारे नेता है रकम समझो, वो लगेंगे तो आपको उधर की तरह जैसा है ना, इस तरह यानी जनजातियां हैं। ये सभी आप भी वंचितीकरण में पड़ा, सत्ता, स्रोत, साधन, शक्ति से दूर, न उनकी भाषाओं की मान्यता, न उनकी पहचान, उनके संस्कृति, उनकी पहचान कहेगा तो संकट ही ग्रस्त है, और कई का तो लोप भी हो चुका है। तो यहाँ पर जब हम सोचते हैं समाजवाद की उस धारा जो ऑर्थोडॉक्स मार्क्सिस्ट है, उसमें हमने भी बहुत काम किया उस ऑर्थोडॉक्स मार्क्सिज्म के लाइन में। उस धारा में जाते हैं तो इनका कोई जवाब ही नहीं, कोई उत्तर नहीं। भारत की कम्युनिस्ट आंदोलन की असफलताएं भी ऑक्सफोर्ड के प्रोडक्ट अंग्रेजी बोलने वाले उच्च जाति के हाथ में लीडरशिप हमेशा अधिकांश, लेकिन नीचे जहां तक पावर नहीं पहुंच पा रहे, वो वर्ग की बात करने लगे, वर्ग संघर्ष की बात करने लगे, तो उसी से क्या हुआ कि वो कटते कटते चले। तो हमारी लड़ाई थी उस वक्त में, जो यहाँ तराई में रहने वाले जो मधेसी हमारे चेहरे होने के लोग साबित चेहरे बन मिल जाता है, उनको तो यहाँ का सिटीजन भी नहीं माना जाता। जब हमने लड़ाई लड़ी तो पहली बार हमने गांव-गांव में भेजा गया सिटीजनशिप देने के लिए, तो 22 लाख को एक बार 9 लाख 31 लाख लोगों को सिटीजनशिप। फिर भी सिटीजनशिप की समस्या, सिटीजन जो नहीं है वो स्टेटलेस है, क्योंकि उन्हें कुछ भी करना हो तो सिटीजनशिप चाहिए। एक पान की दुकान खोलनी हो तो सिटीजनशिप चाहिए, स्कूल में दाखिला लेना हो तो सिटीजनशिप चाहिए। तो अब जिन जो सिटीजनशिप से वंचित हो उनकी हालत क्या हो, वो स्टेटलेस जीवन का जैसा उनका अवस्था है। तो उसकी विरुद्ध में लड़ाइयाँ, तो वह लड़ाई लड़ते जाते वक्त में लोहिया का प्रभाव हम लोगों को देखा कि हमने महिलाओं के अधिकार की बात, हमने दलित की आरक्षण की बात, पिछड़े वर्ग की बात की, मधेसियों की बात की, जनजातियों की बात की, अधिकार की बात की, महिलाओं के अधिकार की बात की, ये सारी अधिकार की जो बातें हमने की, लड़ाई लड़ी और प्राप्त भी हुआ है, सिद्ध भी हुआ है। तो ये कॉन्सेप्ट जो है वो निश्चित रूप से लोहिया के साथ, लोहिया जी का सप्त क्रांति और यहाँ जयप्रकाश जी का संपूर्ण क्रांति, और भीमराव अंबेडकर का जो है ये जातिवाद को खत्म करने की सलाह, जात के आधार, कास्ट बेसिस पर होने वाली शोषण और उत्पीड़न की बात, ये तीनों चारों को जब हम एक जगह ले लेते हैं, कंपेरिजन करते हैं, तो हमारी भी समाज का वहां दिखाई आज भी उस समस्या है। वही बड़ी इच्छा की बात है, अम्बेडकर जी जो सवाल उठाते, राम मनोहर जोगिया जी भी करीब करीब वही सवाल उठाते। संजोग हुई कि ये दोनों मिलकर काम नहीं कर पाए, एक बार मिले, इसके बाद उनको एक साथ चुनाव लड़े, इसके बाद कभी मिल नहीं पाए। अगर एक साथ चलते तो लंबी लड़ती, लेकिन वो एक साथ चले, फिजिकली न चल सके, लेकिन वैचारिक साथ अभी भी है। और गांधी का कंसेप्ट, लोहिया, अम्बेडकर का अगर हम एक साथ देखते हैं, एक साथ जोड़ कर, तो हमारी परिवर्तन कहाँ चाहिए वो क्लियर। इसलिए समाजवाद की यहाँ हमारे यहाँ कम्युनिस्टों की बोलबाला है अभी भी, मतलब ये कम्युनिस्ट साइन बोर्ड में है, साइन बोर्ड कम्युनिस्ट है, और व्यवहार में क्या है, करप्ट,
कुछ भी कर रहा है, लेकिन फिर भी उस बोर्ड के अंदर अगर देखते जाए तो वहां जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर, रंग के आधार पर, वर्ग के आधार पर, वर्ग के आधार पर होने वाली शोषण और उत्पीड़न को कायम रखते हुए वो चाहता है कि समाजवाद बन जाए। क्या यह संभव है? अगर समाज में दलित सारी सुविधाओं अवसर से सम्मान से वंचित रहे, जनजातियां वंचित रहे, यहाँ देश की आधी आबादी करीब करीब मवेशियों का है वो वंचित रहे, महिलाएं अपने हक से वंचित रहे, तो फिर समाजवाद कैसा बनेगा? और वर्ग विहीन समाज तो बनने वाला है। तो क्या है कि वो लोग भी धीरे 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 कोई समाजवाद के प्रभाव में भी धीरे धीरे वो लोग मार्क्सिस्ट लेनिस्ट कहते हैं, लेकिन मार्क्स है न लेनिन है, और सिर्फ वो कैपिटलिस्ट के वो, क्योंकि वहां की चकासों की दुनिया के वो आकर्षित होते हैं। तो ये यहाँ है। और जब मैं एक बार मैं बताऊं, मैं फॉरेन मिनिस्टर था, तो प्रचंड जो अभी जो प्राइम मिनिस्टर थे वही मायूस आंदोलन के बाद जो नेपाल में पड़ी, तो हम दोनों बिम्स्टेक में पार्टिसिपेट करने के लिए हम दोनों गए थे। तो वहाँ प्रतिभा पाटिल, उन्होंने सवेर में हम लोगों को दोनों मीटिंग में बुलाई, तो हम लोग तो जाके बैठे ही उनका पहला सवाल जो है ये नेपाल में उस टाइम हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन थी, नेपाल में 33% महिलाएं आपके संसद में। भारत की इतनी लंबी आंदोलन, इतनी लंबी लोकतंत्र में 5% भी महिलाएं संसद में। ये कैसे चमत्कार हो गया? पहला बैठते ही है उनका क्वेश्चन शुरू हो गया। प्रचंड हम बोलते कि फटाक से प्रचंड जी बोलते कि सब इसने करवाया, इसे हमको दिखा कैसा। वहां मधेश मूवमेंट हुआ, विद्रोह, और उसने रखा कि 33% महिलाओं के आरक्षण दो, दलितों का आरक्षण दो, पिछड़े वर्गों का आरक्षण दो, और ये बाध्य होकर के देना पड़ा, इसलिए आज दिखाई दे रहा। तो यह जो आंदोलन है वो एक समाजवादी आंदोलन का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, जिसके चलते आज हम नीचे से नीचे जो वार्ड होती है, छोटी सी इकाई गांव, यहां से लेकर के संसद तक आज दलितों की भागीदारी जो कभी हुआ ही नहीं करती, महिलाओं की भागीदारी, पिछड़े वर्गों की भागीदारी, मुस्लिमों की भागीदारी, जनजातियों की भागीदारी जो आज बनी है, जिसे हम लोग समावेशिता कहते हैं, वह मधेश विद्रोह का ही देन है। और वह मधेश विद्रोह भी समाजवाद का आंदोलन का एक हिस्सा रहा, एक हिस्सा रहा, समझते करते एक हिस्सा रहा। अगर वो नहीं होता तो फिर आज संघीय गणतंत्र उसमें और लोगों का भी भूमिका है, माओवादियों का भी, औरों का भी, हम लोगों का भी, लेकिन ये जो आज पिछड़े दबे कुचले को सर उठाने का जगह मिला है, तो मधेश विद्रोह से बाध्य करते हैं। और वो प्रेरणा और नागरिकताओं की सेवाओं को अब सरकारी सेवाओं में भी दिखाई देने लगी। यद्यपि आज भी नेपाल में एक सेडा है यहाँ रिसर्च सेंटर की, उसका मैंने रिपोर्ट पढ़ा था, तो 80% यानी 80% इकोनॉमिक पावर, पॉलिटिकल पावर और एडमिनिस्ट्रेटिव पावर 20% होगा। 80% इकोनॉमिक पावर, पॉलिटिकल पावर, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर 20% होते हैं, और 80% जो लोग हैं
उसके हाथ में 20%। इससे क्या होगी? तो गरीबी और बेरोजगारी तो बढ़ेगी, ये ना। और आपके यहाँ कृषि में मॉडर्नाइजेशन भी होते गया है। हमारे यहाँ कृषि अभी ट्रेडिशनल, वहां भी है, गाँव में तो है, और काफी पीछे। और किसानों की जो मूल्य है, आपको एक उदाहरण दूं मैं, मार्केट यहाँ से 100 किलोमीटर करीब करीब पड़ेगा निजगढ़, जहाँ सबसे ज्यादा उत्पादन, या निजगढ़, ये क्या है, और सरलाही, वहाँ उत्पादन, वहाँ वो टमाटर 2 रुपये, 3 रुपये, 4 रुपये किलो। वही टमाटर यहाँ आएगा ट्रक से, वो बिचौलिया लगा, और यहाँ आ जाएगा तो 70 रुपये, 80 रुपये किलो। यानी किसान के अपने उत्पादन का 100 में से 10 का दशांश भी नहीं मिल पाता, वो बाकी व्यापारियों के पास चला जाता, और किसान गरीब का गरीब ही रह जाता है, और कृषि उत्पादन के जो व्यापार करते हैं वो अमीर बना चला जाता है। यहाँ की हालत भी वही है। लेकिन अब यहाँ हमारे यहाँ क्या है, किसान लोग ऑर्गेनाइज है, हम लोग प्रयास कर रहे हैं ऑर्गेनाइज किसान मजदूर और कृषि प्रणाली में सुधार। और हमारे यहाँ समाजवाद का जो ऑर्थोडॉक्स मार्क्सिस्ट अप्रोच था, कंसेप्ट सोशलिज्म का, करीब करीब सारी दुनिया में वॉश आउट। कुछ लोग लकीर के फकीर पकड़े अलग बात है, लेकिन हमारी जैसे समाजों में जहां वर्ग ही नहीं, वर्ण भी है, एथनिसिटी भी है, जेंडर डेफिनेशन भी है, इस तरह की, और कास्ट बेस्ड डेफिनेशन, इस तरह की समाज में अगर हमें परिवर्तन करना है, सामाजिक न्याय, समानता पे आधारित लोकतंत्र, सामाजिक न्याय और समानता पे आधारित अगर समाज का निर्माण करनी है, तो लोहिया हमारे लिए भी उतना ही प्रासंगिक है जितना है, उतना ही। और इसकी अध्ययन संयोग कैसी है, एक संयोग की बात मैंने देख रहा था, पीपुल्स सोशलिस्ट पार्टी दुनिया में 3 हो गई। एक अफ्रीका में, वहां की पीपुल्स सोशलिस्ट पार्टी का लक्ष्य रंग भेद और वर्ण भेद को समाप्त करके समानता पर आधारित समाज का निर्माण करना। दूसरा जो है, अभी तो आपका प्रजा सोशलिस्ट पार्टी, तो भी पीपुल्स सोशलिस्ट पार्टी जो लोहिया जी बनाए, प्रजा और पीपुल अंग्रेजी में तो एक ही हुआ। प्रजा समाजवादी पार्टी शायद भारत की पहली समाजवादी पार्टी जो ऑर्गेनाइज रूप में कन्वेंशन की, कई को मिलाकर के बना, वो लोहिया जी ने ही के ही अगुवाई में पीछे जाते सोशलिस्ट कांग्रेस क्या क्या होते होते रह गए। तो हम लोगों ने क्या, कोई वो हम लोग ने ये जनता समाजवादी, तो इसलिए हम लोग की है कि चाहे वो जाति के आधार भेद हो, चाहे वो लैंगिक असमानताएं हो, चाहे रंग भेद हो, चाहे कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन, इन चीजों को खत्म करना है। जब तक कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन रहेगा, एथनिक बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन रहेगा, तो सोशल जस्टिस का कोई अर्थ नहीं। और जहां सोशल जस्टिस नहीं होगा, तो वहां लोकतंत्र का क्या अर्थ होगा? वो डबल बजाने जैसा, चलो हल्ला करो, भाषण करो, तुम्हें आजादी मिली है बोलने के लिए, लेकिन प्रैक्टिस में इसको तो ट्रांसलेट नहीं करता। तो ये अवस्थाएं अभी नेपाल में है कि गरीबी बेरोजगारी तो काफी मात्रा है, डिस्क्रिमिनेशन भी उतना ही। और यहाँ के जो कम्युनिस्ट वाले हैं, वो भी समाजवाद करते हैं, वो इन डिस्क्रिमिनेशन को कायम रखते हुए वो समाजवाद की बात करते हैं, साम्यवाद की बात करते हैं, वैज्ञानिक साम्यवाद की बात करते हैं, जो कैसे संभव है?
यहाँ और प्रैक्टिस में क्या है, व्यवहार में जो जो पूंजीवाद का विकृत रूप है वो सब वो लोग अपने आप को लेकर चल रहे हैं। तो इसलिए यहाँ कम्युनिस्ट आपके यहाँ तो खत्म हो गया, खत्म नहीं हुआ। हाँ, बहुत ही कमजोर हो चुके हैं, बहुत ही कमजोर। केरल में वो मिली जुली, केरल में कम्युनिस्ट होने के नाते से नहीं है, वो जो वहाँ के लीडरशिप है, वहाँ के जो ट्राइब्स लोग हैं, इंडिजिनियस लोग, उनका रिप्रेजेंटेशन के कारण से वो चेन ब्रेक नहीं हुआ। वहाँ बंगाल, त्रिपुरा में तो इतनी मजबूत थी वो, जब तक निर्बंध चक्रवर्ती हुआ करते थे, है ना, बंगाल में भी थी, है ना, तो काफी मजबूत थी। अगर 10 आदमी कहीं खड़ा हो तो एक जरूर कम्युनिस्ट होगा, ऐसा थी खत्म। लेकिन धीरे धीरे चलो, है ना, संगठन भी है लेकिन वो नहीं रही। तो क्या है कि वो उस वर्ग को नहीं पकड़ सके, उस भावनाओं को नहीं समझ पाए जिन्होंने लोहिया या अम्बेडकर की भावना, उनकी भावनाओं का क्या रहा, क्योंकि वो लेनिन के कलेक्टेड वर्क्स या माओ के कलेक्टेड वर्क्स में पढ़ेगा तो मार्क्सिक कलेक्शन में पढ़िएगा, राइटिंग्स में, तो ये यहाँ की तो पसंद नहीं मिलती है, वो वहां की पसंद होती है। उनकी जगह वो ठीक है, अपनी जगह से मैं खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन कई बात हमारे यहाँ सूट नहीं, कई बात तो वो तो यहाँ नहीं मिलता है। आप तो यहाँ कम्युनिस्ट वो भी छोड़ दिया। तो इसलिए क्या है कि नेपाल के संदर्भ में खास करके सामाजिक आंदोलन परिवर्तन के लिए, सामाजिक न्याय के लिए, लोकतंत्र के लिए, समता के लिए यहाँ चले। लोहिया जी का बड़ा सरल परिभाषा, क्रांति का रास्ता उन्होंने बताया, बड़ा सरल। भाई यहाँ कैसे करें, वोट भी एक क्रांति का माध्यम है, जेल भरो आंदोलन है, कुदाल चलाओ बढ़ाओ, हाँ वो भी आंदोलन है, बड़ी व्यवहारिक आंदोलन थी और वो गांधी जी से काफी प्रभावित रहे। यद्यपि वो किसी वाद का, किसी एक विचार के वो अंधभक्त नहीं, लेकिन फिर भी रहा, उनका जो दृष्टिकोण रहा बहुत अच्छे रहे। तो यहाँ हमारे यहाँ भी वोट की राजनीति से देखिए, जन संघर्ष, वोट की राजनीति और जन संघर्ष, जन संघर्ष में जेल भरो भी है, तो वही माध्यम से हम आगे बढ़ सकते। जो पश्चिम की रही है उस वक्त की कि जो वायलेंस वायलेंस के थ्रू, आर्म्स स्ट्रगल के थ्रू, और किसी नेपाल में तो फेल हो गए, माओवादियों ने चलाया था ये लोग। जहां भी पावर जो वायलेंस के थ्रू आया, राम मनोहर लोहिया का विश्लेषण मैंने पढ़ा था कि जो वायलेंस, हिंसा के थ्रू प्राप्त की हुई व्यवस्था और सत्ता वो नहीं टिक ही नहीं पाती, वो स्थायित्व तो नहीं होता है। और आज देखते हैं हम सारे सोवियत संघ से लेकर के सारे के सारे सोवियत संघ के ऊपर में भी उनका एक छोटी सी पुस्तक है, जहां उन्होंने कहा था कि इस वक्त में आपको 65 के आसपास जब सोवियत संघ दुनिया की ताकतवर होगी कि यह व्यवस्था खत्म हो जाएगी, ये जाएगी। लेकिन उनके काफी दिनों के बाद आज दिखा, यानी वायलेंस के माध्यम से प्राप्त किया हुआ परिवर्तन और श्रद्धा वह स्थायित्व नहीं होती, लेकिन जन संघर्ष के द्वारा, नॉन वायलेंस के माध्यम से, जनसंघर्ष के माध्यम से प्राप्त की हुई परिवर्तन और सत्ता जो है वह लंबी चलती। तो आज हमारा भी रणनीति वही है कि हम लोग भी नॉन वायलेंस और पीपुल्स स्ट्रगल, संघर्ष, जन संघर्ष के माध्यम से ही हम परिवर्तन लाने में हम लोगों ने सफल हुआ विगत में, अभी भी हमारा प्रयास वही है। और जहां तक पूंजीवाद की बातें रही, आज पूंजीवाद से मानव जीवन ही संकट में, इतनी बड़ी इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन फैला है, अगर इसे नियंत्रण नहीं किया गया
तो मुझे लगता है कि एक दो जनरेशन के बाद जीना भी मुश्किल हो गया, इतनी ज्यादा। अगर कहीं वार वर्ल्ड लेवल पे चले आए तो लाइफ कैसी बनेगी उसके बाद ये कल्पना नहीं की जा सकती। इतनी ज्यादा वर्ल्ड का इन्वेस्टमेंट आर्म्स पे, न्यूक्लियर वेपन्स, जितना न्यूक्लियर वेपन्स पे इन्वेस्टमेंट अमेरिका या और दो तीन देश कर रहा है, वो इन्वेस्टमेंट अगर अन्य सेक्टर में लगाया जाए, दुनिया में गरीबी और शिक्षा रहेगी, गरीबी और अशिक्षा रहेगी ही नहीं धरती पे। अगर वो न्यूक्लियर बम बना, न्यूक्लियर वेपन बनाने में जितनी लागत लगती है उतना ही लागत सिर्फ लगा दो, पूरे धरती में गरीबी, बेरोजगारी, अशिक्षा रहेगी। और फिर जो कमजोर देश है हमारे जैसे नेपाल, तो इसका बफर स्टेट होने के चांस या बीच का स्टेट का इम्पोर्टेंस तो बड़ा है जियो पॉलिटिक्स। लेकिन हमारे जैसे नेपाल जैसे ये देश है दुनिया में जो आर्थिक और रूप से जो कमजोर है, उसके ऊपर तो पता नहीं सारा दुनिया का इस्तेमाल करने का, उपयोग करने का ही नहीं है। चलो इसके पास जो रिसोर्सेस है फुल, और ये की बात नहीं, प्रभाव नहीं। तो ये रहा है, इसलिए अब पिछले वक्त हम देख रहे हैं जो आ रहा है ना, तो समाजवादी, तो भारत के समाजवादी और नेपाल के समाजवादी मिल करके कार्य, प्रशिक्षण हम लोग चला रहे हैं, हम लोग यहाँ भी चला रहे हैं। आज ही जाना था, आप आ रहे हैं इसलिए रुका मैं। तो हमारे कल से भी प्रशिक्षण युवाओं का चल रहा है, डिपार्टमेंट हम चलाते हैं, प्रशिक्षण हमारी होती रहती है अभी, तो ये रही है। लेकिन क्या है कि हमारे लोग आपके वहां से प्रशिक्षक यहाँ है, यहाँ से हमारे कुछ लोगों को प्रशिक्षक और वहां जाए, तो एक दूसरे के परिवेश को समझने के बाद क्या होती है कि और उसकी गति पकड़ती है। जो आपने कहा वो बहुत अच्छी बात है, हमारे युवा लोग भी जाएंगे। आप लोग जो आयोजन करें तो हमें खबर मिले, तो हम लोग का यहाँ से महिलाएं, युवा है वहां जाए, तो ये चीज को, इस चीज को आगे बढ़ाया जाए और बढ़े। और फिर में आपको आए फिर भी बड़ा खुशी लगे। बहुत बहुत आप सबको धन्यवाद, हमारे सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद।